स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर नंबर 33 जूलॉजी का स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है मानव में भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे युग्मनज से। भाई जाइगोट जब बनेगा तभी तो भ्रूण बनेगा, तो हम जाइगोट से स्टार्ट करेंगे कि युग्मनज में कोशिका विभाजन और विभेदन से भ्रूणीय विकास होता है। युग्मनज में कोशिका विभाजन और विभेदन से क्या होता है, भ्रूणीय विकास होता है। उसी को मानव में क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन और विभेदन से क्या होता है, भ्रूणीय विकास। भ्रूणीय विकास होता है, इसको ही क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भवन एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं। आंसर क्या लिखोगे, युग्मनज में कोशिका विभाजन और विभेदन से भ्रूणीय विकास होता है, इसी को मानव में एम्ब्रियोजेनेसिस भ्रूणोद्भव कहा जाता है। ठीक है, यह क्रमिक विकास की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ये जो होती है क्रमिक विकास की प्रक्रिया मनुष्य में कैसे होती है, एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होकर नवजात शिशु के विकास तक होती है। ये जो भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया है ना, वो कैसी होती है, क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि मनुष्य में कैसी प्रक्रिया है, क्रमिक का मतलब स्टेप बाय स्टेप चलने वाली, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे स्टेप बाय स्टेप वाली क्रमिक प्रक्रिया है। तो ये कैसी होती है, मानव में क्रमिक प्रक्रिया है और मानव में कैसी होती है, युग्मनज। मानव के युग्मनज की जो एक कोशिकीय युग्मनज से और नवजात शिशु बनने तक होती है। कैसे होगी एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होती है। कैसे प्रारंभ होती है, क्रमिक प्रक्रिया है, जो कि कैसे प्रारंभ होती है, एक कोशिकीय युग्मनज से क्या होती है, शुरू होती है, प्रारंभ। एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होकर नवजात शिशु के विकास, कहाँ तक, नवजात शिशु के विकास तक। ठीक है, नवजात शिशु के विकास तक ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। कौन सी प्रक्रिया, भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया। आगे समझ में, भ्रूणोद्भवन की प्रक्रिया कैसी होती है, क्रमिक प्रक्रिया है, जो एक कोशिकीय युग्मनज से प्रारंभ होकर नवजात शिशु के विकास तक होती है। ये हो गया भ्रूणोद्भवन, भ्रूण का विकास। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। भाई हमारे चैप्टर का नाम क्या है, भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूण का डेवलपमेंट। तो अब हम पढ़ते हैं भ्रूणीय डेवलपमेंट या भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है और कहाँ होता है, ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे। तो देखो, भ्रूणीय परिवर्धन मनुष्य में मादा के गर्भाशय से भ्रूण जो होता है वो प्लेसेंटा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अपरा, की सहायता से संयोजित रहता है, मतलब कि जुड़ा हुआ रहता है। इसका ही परिवर्धन हमको पढ़ना है। देखो, मनुष्य में जो मादा होती है, मादा के गर्भाशय से भ्रूण, किससे, मादा, मनुष्य में मादा के गर्भाशय से भ्रूण किसकी सहायता से जुड़ा रहता है, अपरा, प्लेसेंटा। अपरा या क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा की सहायता से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब इसी भ्रूण के बारे में हमको क्या करना है, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, ये तो हमने बता दिया कि प्लेसेंटा की सहायता से वो अपनी माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ रहता है। अब हमें इसका विकास पढ़ना है कि इसका विकास कैसे होता है। तो देखो, मनुष्य में क्या होगा, युग्मनज में सबसे पहले क्या
है विदलन की क्रिया होती है, युग्मनज बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, युग्मनज। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, निषेचन होगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनता है। और युग्मनज में क्या होता है, विदलन की प्रक्रिया होती है, विदलन की क्रिया होती है। विदलन की जो क्रिया होती है उसके बाद क्या होता है, विदलन एक कैसा है, विभाजन ही होता है। मैं बता चुकी हूँ कि विदलन एक प्रकार का क्या है, विभाजन है, जिसमें अपनत, अपनत विदलन क्या है, एक प्रकार का क्या है, विभाजन, डिवीजन है, विभाजन है, जिसमें कौन कौन से विभाजन होते हैं। सबसे पहला है अपनत, अपनत हिंदी में बता रही हूँ, अपनत मतलब कि अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। दूसरा आता है परिणत, परिणत मतलब लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत विभाजन, ठीक है। विदलन एक प्रकार का विभाजन है जिसमें अपनत, अनुप्रस्थ, परिणत, लंबवत विभाजन होता है, जिसके कारण, एक मिनट, विभाजन होता है। फिर क्या होता है, देखो, अपनत और लंबवत विभाजन होता है, जिसके कारण युग्मनज कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, 2 कोशिकाओं में बट जाता है, 2 से 4, 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। हमने शुरू में ही पढ़ा था युग्मनज कैसा है, एक कोशिकीय है। जब उसमें विभाजन की प्रक्रिया होगी अपनत और परिणत, तो वो कितनी कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, 2 कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकीय क्या बना लेता है, संरचना बना लेता है। क्या बना लेता है, युग्मनज, ठीक है। हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया, संरचना का निर्माण कर लेता है। फिर क्या होगा, देखो, इस संरचना के बाद क्या होगा, इस प्रकार मनुष्य में 3 बार विदलन होता है। इस प्रकार मनुष्य में कितनी बार विदलन हो गया, 1 2 3, कितनी बार हो गया, 3 बार विदलन हुआ। 1 से 2 कोशिका, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 से 16 कोशिकीय अवस्था में बट जाता है। क्या बढ़ जाते हैं, 8 से फिर कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 16 कोशिकीय। तो यहाँ तक 1 2 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 कोशिकीय अवस्था आ जाती है। अब देखो क्या होगा, 16 कोशिकीय अवस्था जब आ जाएगी तो विदलन की क्रिया में अंडे की जोना पेल्यूसिडा हम पढ़ चुके हैं, जोना पेल्यूसिडा होती है, जोना पेल्यूसिडा क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अंडे की क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ये क्या हो जाएगी, धीरे 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 अपहासित हो जाएगी, बीच में से गायब होने लग गई ना, और फाइनली क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाती है। अंडे की जोना पेल्यूसिडा क्या हो गई, नष्ट हो गई। अब क्या होगा, ये 16 कोशिकीय अवस्था क्या कहलाती है, मोरूला, मोरूला अवस्था कहलाती है, जिसे हम तूतक कहते हैं। ये जो 16 कोशिकीय अवस्था है ना, 16 कोशिकीय अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है, मोरूला, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं तूतक, तूतक वाली अवस्था आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, जब तूतक वाली अवस्था, तूतक निर्माण की क्रिया को तूतक भवन कहा जाता है। मोरूला अवस्था जो होती है वो फुटबॉल की जैसी होती है, प्रैक्टिकल में भी आएगा ये कि तीनों अवस्था है, मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला। तो मोरूला अवस्था कैसी होती है, फुटबॉल की जैसी होती है। क्वेश्चन बनता है, मोरूला अवस्था किस टाइप की होती है, फुटबॉल जैसी। तूतक भवन किसे कहते हैं, तूतक निर्माण की प्रक्रिया को तूतक भवन कहा जाता है। और तूतक निर्माण कब होता है, जब 8 से 16 कोशिका वाली अवस्था आ जाती है, 16 कोशिकीय संरचना जब आ जाती है तो उसे ही कहा जाता है मोरूला अवस्था या मोरूला बन चुका है। आया समझ में, एक बार फिर से देख लो, युग्मनज हमारा एक कोशिकीय है, इसमें क्या होता है, विदलन होता है। विदलन कैसे होता है, अपनत और परिणत होता है। जब विदलन होगा तो 2 कोशिका से 4 कोशिका, पहला विदलन 4 से 8, दूसरा 8 से 16, तीसरा 16 कोशिकीय जब अवस्था आ जाती है तो अंडे की जोना पेल्यूसिडा क्या होती है, अपहासित होने लगती है। और अपहासित होने के बाद देन क्या हो जाती है, बिल्कुल नष्ट हो जाती है।
और जो 16 कोशिकीय अवस्था बनती है हमारी, उसको हम कहते हैं मोरूला अवस्था, जिसको हिंदी में कहा जाता है तूतक। और मोरूला निर्माण की प्रक्रिया ही तूतक भवन कहलाती है। ठीक है, मोरुलेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। देन मोरूला जो अवस्था होती है वो फुटबॉल के जैसी होती है। अब पढ़ते हैं आगे। अभी तक हमने क्या कर दिया, मोरूला निर्माण कर दिया। अब हम देखो, अब जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसको हम डायग्रामिक समझते हैं। यौगिक हमारा कैसा है, एक कोशिकीय। उसके बाद उसमें जोना पेल्यूसिडा, ये है जोना पेल्यूसिडा। देन कौन सी स्टेज आ जाएगी, द्विकोशिकीय। एक से कितनी कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं। जोना पेल्यूसिडा क्या हो गई, अपहासित होने लग गई। फिर क्या आती, 4 कोशिकाएं, 4 से 8 कोशिकाएं। जोना पेल्यूसिडा गायब, 8 से 16 कोशिका। अब ये जो कोशिकाएं ये क्या बन गई, मोरूला अवस्था बन गई। मोरूला अवस्था, ये कितनी है, 8 कोशिकीय, ये है 4 कोशिकीय और ये है 2 कोशिकीय अवस्था। इस प्रकार क्या होता है, मोरुलेशन तूतक का निर्माण हो जाता है और उसे ही कहा जाता है तूतक भवन। तूतक भवन के बाद क्या होता है, ये साइड में बीच में जगह रहती है, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और ब्लास्टोमियर बन जाते हैं और ये अवस्था है ब्लास्टूला अवस्था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे का कि आगे क्या होगा। इतना हो गया, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब हमें क्या पढ़ना है, मोरूला अवस्था से आगे की अवस्था पढ़नी है। तो देखो क्या होगा, मोरूला की कोशिकाओं में कोशिकीय द्रव कैसा जाता है, संपीड़न की क्रिया होती है। मोरूला की कोशिकाओं में, मोरूला की जो कोशिकाएं होती है, मोरूला की कोशिकाओं में कोशिकीय द्रव्य संपीड़न की क्रिया होती है, जिसके कारण कोशिकाएं आकार व आकृति में कैसी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है, चपटी हो जाती हैं और परिधि की तरफ खिसक जाती हैं। यहाँ मैंने बनाई थी ना मोरूला वाली, अब उनमें क्या होगा, कोशिकीय द्रव्य संपीड़न होगा तो क्या हो जाएगा, कोशिकाएं चपटी हो जाएंगी और परिधि की तरफ क्या हो जाएंगी, खिसक जाती है। ठीक है, अब ये परिधि की तरफ व्यवस्थित हो जाती हैं, जिसके कारण मध्य में क्या हो जाती है, जिसके कारण मध्य में क्या बन जाती है, एक गुहा बन जाती है जिसे कोरक गुहा, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अभी बन लिखा था ना मैंने, इसे क्या कहते हैं, कोरक गुहा, इंग्लिश में कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस संरचना को क्या कहा जाता है, ब्लास्टूला या कोरक कहा जाता है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, ब्लास्टूला या कोरक। अभी लिखा था मैंने, हिंदी में क्या कहते हैं, कोरक कहते हैं। इसमें उपस्थित कोशिकाओं या खंडों को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इसमें उपस्थित कोशिकाओं या खंडों को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड कहते हैं। या तो कोरक खंड बोलेंगे, कोरक खंड, या फिर अभी मैंने लिखा था ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। इतना हमारा ये क्लियर। अब आगे देखो क्या होता है, मनुष्य में विदलन की क्रिया से पहले भविष्य का निर्धारण नहीं होता। वो चाइल्ड कैसा है, मेल है फीमेल है क्या है, ये फिक्स नहीं होता विदलन की क्रिया से पहले। ठीक है, 3 विदलन होने के बाद ही भविष्य का निर्धारण होता है। किसी कारणवश इस विदलन की क्रिया में कोशिकाएं अगर टूट जाएं या अलग हो जाएं, किसी कारणवश इस विदलन की क्रिया में कोशिका क्या हो जाए, कोशिका क्या हो जाए, टूट जाए या क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो क्या होगा पता है, तुम लोग पूछते हो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। अगर कोशिकाएं टूट गई या अलग हो गई तो क्या होगा, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ठीक है, क्या होगा, कोशिकाएं टूट जाएंगी तो 16 से
20 वाली स्टेज आ जाएगी ना, इट मीन्स जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। अगर यहीं पर फर्स्ट में हमारी युग्मन से एक से कितनी कोशिकाएं बनती हैं, 2 कोशिकाएं बनती हैं, और 2 से इनमें डिवाइड होकर 2 ना बनकर कितनी बन जाए, एक साथ ही 4 बन जाए, तो फिर ये 2 अलग करेंगी, ये 2 अलग करेंगी, तो वहां पर उस स्टेज में क्या होता है, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ध्यान रखना, जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं, अगर किसी कारणवश विदलन की क्रिया में कोशिका अगर टूट जाए या अलग हो जाए तो वहां पर कैसे बच्चे होंगे, जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है, उसके आगे देखो, पढ़ो। देन क्या होता है, देखो अब क्या होगा, कोरक के चारों तरफ पोष कोरक का निर्माण हो जाता है। अब ये कोरक बन गया है ना, अब इसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, पोष कोरक, ट्रोफोब्लास्ट का निर्माण होता है। ठीक है, टॉपिक आगे बढ़ेगा। कोरक के चारों तरफ पोष कोरक का निर्माण हो जाता है। अब क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होता है, देखो बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनता है सक्रिय ध्रुव बनेगा, इसमें सक्रिय ध्रुव बनेगा जो कि कैसा होगा, जननिक ध्रुव। पोष कोरक बन गया, पोष कोरक के बाद क्या बनेगा, सक्रिय ध्रुव। सक्रिय ध्रुव जिसे क्या कहते हैं, जननिक ध्रुव। और अल्पक्रिय ध्रुव बनता है जिसे हम कायिक ध्रुव कहते हैं, बन जाते हैं। उसके बाद देखो क्या होगा, सक्रिय ध्रुव की ओर कोरक खंड, सक्रिय ध्रुव की ओर कोरक खंड अधिक उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्टिव है तो वहां पर कोरक खंड क्या होंगे, ज्यादा उपस्थित होंगे, जिसके नीचे व्यवस्थित हो जाने के कारण क्या बनेगी, उल्व गुहा वन का निर्माण होता है। जिनके नीचे उपस्थित हो जाने के कारण क्या बन जाती है, उल्व गुहा बनती है, उल्व गुहा का निर्माण हो जाता है। क्लियर। उसके बाद देखो क्या होता है, पोष कोरक पर उपस्थित कोशिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, पोष कोरक पर जो कोशिकाएं उपस्थित हैं वो धीरे धीरे मध्य की ओर जाने लगती हैं, मतलब बीच में जाने लगेंगी और एंडोडर्म का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है, एंडोडर्म का निर्माण करती है। ये हो गया एंडोडर्म का निर्माण। अब हम पढ़ेंगे आगे का कि एंडोडर्म के निर्माण के बाद क्या होता है। क्लियर। अब इसके बाद भाई ऐसे मैं बोलती रहूंगी तो समझ में नहीं आता, नोट्स में आप लोग देख लीजिएगा और कोई क्वेरी हो इस टॉपिक पे तो पूछ लीजिएगा। टॉपिक हमारा हो चुका है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। अब देन आ जाती है क्या, अब हम पढ़ेंगे रोपण और अपरा के बारे में कि रोपण कैसे होता है, प्लांटेशन। तो ध्यान रखना रोपण दोनों में आता है, बॉटनी में भी है और जूलॉजी में भी है, तो उसका इंग्लिश वर्ड देखकर ही आंसर देना। तो देखो रोपण और अपरा में क्या होता है, देखो भ्रूण का गर्भाशय, भ्रूण जो होता है भ्रूण का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से संलग्न होना, इस सारे को इरेज कर देती हूँ, भ्रूण का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से संलग्न होना या जुड़ना, ये है हमारा भ्रूण। भ्रूण का गर्भाशय की एंडोमेट्रियम से क्या होना, संलग्न होना, रोपण या अंतःरोपण कहलाता है। ठीक है, या तो रोपण कहलाएगा या अंतःरोपण कहलाता है। क्लियर। ये हो गया रोपण का मतलब। अब क्या होता है, जिस संरचना से यह गर्भाशय की सतह से संलग्न रहता है उसे ही प्लेसेंटा कहते हैं। भ्रूण जिस संरचना से गर्भाशय की सतह से जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं।
मिलता है? पोषण मिलता है। हम सब अच्छे से जानते हैं कि भ्रूण को जितना भी पोषण मिलता है वो प्लेसेंटा की सहायता से ही मिलता है। माँ जो भी खाती है वो बच्चे तक कैसे पहुँचता है? प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये तो हो गया रोपण और अपरा का मतलब कि रोपण और अपरा क्या होती है। एंडोमेट्रियम से जब भ्रूण जुड़ेगा तो उसे तो कहेंगे रोपण, और गर्भाशय की सतह से जब जुड़े, जिस संरचना से जुड़ता है उसको कहते हैं अपरा। देन आगे आता है जनन स्तरों का भविष्यता। जनन स्तरों की भविष्यता, अब इसमें पढ़ाने वाला या ऐसा कोई मैटर इतना ज़्यादा टफ नहीं है। देखो समझ लो कि 3 जनन स्तरों में प्रत्येक स्तर शरीर के निश्चित ऊतक, जितने भी ऊतक होते हैं, ऊतकों, अंगों, अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। इन स्तरों के बारे में या फिर वयस्क में भविष्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे पता है? इसमें हम पढ़ेंगे मानव भ्रूणीय अवस्थाएं। अब अवस्थाएं पता है क्या होती हैं? प्रथम सप्ताह के प्रथम सप्ताह में क्या क्या चीज़ डेवलप हो रही है वो सारा बुक में लिखा हुआ है, उसको ऐसा कोई मेंशन करने वाली बात नहीं होती है। देन प्रथम सप्ताह के बाद आता है द्वितीय सप्ताह के सेकंड वीक में, फर्टिलाइजेशन के सेकंड वीक में क्या क्या बन जाता है। देन आता है तीसरे से छठे सप्ताह के बीच में कि क्या होगा। फिर छठे सप्ताह से 8वें सप्ताह, अभी भ्रूण कवारी प्रोसेस चल रही है, अभी शिशु नहीं बना है, सप्ताह ही चल रहे हैं अभी, तो छठे से 8वां सप्ताह। देन उसके बाद आ जाएंगे, छठे से 8वें सप्ताह के बाद आ जाता है 9 से 12 सप्ताह का भ्रूण। अब 9 से जब 12 सप्ताह कंप्लीट हो जाएंगे तो कौन सा महीना स्टार्ट हो जाएगा? महीना स्टार्ट हो जाएगा 2.5 महीने से 3 महीने के बीच वाली स्टेज आ जाती है। इट मीन्स इस स्टेज में पूरा बच्चा बन चुका है, उसके हाथ पैर सब कुछ बन चुके हैं। अब हम उसका विकास पढ़ेंगे। तो विकास कब से पढ़ेंगे? तीसरे से चौथे महीने तक क्या विकास होते हैं, मतलब उसकी आंखें खुलती हैं, नाक बनती है, क्या बनती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जबकि पढ़ना बुक में कि क्या होता है, नहीं समझ में आता है तो पूछना। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इसको तुम लोगों को यहाँ बोर्ड पे डिस्क्रिप्ट करूँ। 4 से 6 महीने में कौन कौन से अंग बनते हैं, फिर 6 से 6वें महीने से जन्म तक की स्टेज एक साथ पढ़ी जाती है कि 6वें महीने से और जन्म तक बच्चा क्या क्या करने लग जाता है, कौन सी करवट घूमता है, कौन सा मूवमेंट करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इस 6वें से जो 9वें महीने तक की स्टेज होती है, इसमें बच्चा ऐसा होता है कि जो हाथ को पहले मूव करता है उसी हाथ से बच्चा फिर बाद में फ्यूचर में लिखता है। जैसे कोई बच्चा राइट हैंड को मूव कर रहा है तो वो राइट हैंडर बनेगा। लेफ्ट को अगर पहले मूव करा तो लेफ्ट हैंडर बनेगा। तो ये सारी प्रोसेस है तुम्हारे क्या सप्ताह से लेकर पैदा होने तक की स्टेजेस होती है। तो देन हमारा ये चैप्टर इतना सा ही था, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। नोट्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। नोट्स में तुम्हारा जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है बायोलॉजी वाले बच्चों का, उसमें मैं नोट्स असेंबल करवा दूंगी तुम लोगों को। और नहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम पूछ सकते हो बिल्कुल।